हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुबॉग में। तो आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का जो चैप्टर कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन इन मैनेजमेंट, उसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और हमारा लास्ट टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो टुडे विल स्टार्ट विद इरिगेशन अलॉन्ग विद मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और आज हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इरिगेशन, तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे उसमें हम 3 स्टेप पढ़ चुके थे और चौथा स्टेप था इरिगेशन का, यानी कि आपको अपनी क्रॉप्स को भरपूर मात्रा में पानी भी देना है, उसकी सिंचाई की व्यवस्था भी करनी है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं they also need water to live and which is very important for proper growth and development। सारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है और वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और प्लांट की जितनी भी जड़ें हैं क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और पानी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट्स जो हैं वो नियरली 90% जो है वो वाटर कंटेन करते हैं। जैसे आप लोग फल सब्जियां खाते हैं तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि फलों और सब्जियों में भी भरपूर मात्रा में पानी होता है। वाटर एसेंशियल है क्योंकि जर्मिनेशन यानी सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है, एक सीड जो है प्रॉपर प्लांट से लेकर पूरा एक ट्री बनती है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड देन ओनली दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। कह रहे हैं सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए भी रेगुलर वाटर सप्लाई होनी चाहिए खेतों में, और इस रेगुलर वाटर सप्लाई को हम कहते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। और किस प्रकार से किस फसल को कितना मात्रा में पानी चाहिए, कब पानी चाहिए, सॉइल जो है उसके हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से, सीजन के हिसाब से इरिगेशन के टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं। क्यों? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? वो कह रहा है जो समर में वाटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इवेपोरेशन की मात्रा ज़्यादा होती है मिट्टी और पत्तियों से, तो इस वजह से पानी ज़्यादा लगता है समर क्रॉप्स में। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी अब हमारे मुख्य सोर्स क्या हैं इरिगेशन के। जो सोर्सेज हैं इरिगेशन के, दे आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, ponds, lakes, rivers, dams and canals। Traditional methods of irrigation, वो कह रहे जो पुराने primitive methods थे सिंचाई के, वो क्या थे? वो थे जब पानी अवेलेबल होता था कुओं में, झरनों में, नहरें हुआ करती थी, तो यहाँ से पानी को लिफ्ट किया जाता था और खेतों तक पहुँचाया जाता था, और उस लिफ्टिंग के काम के लिए हम कैटल या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ करते थे। ये मेथड्स काफ़ी चीप होते थे बट दे आर लेस एफिशिएंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, बहुत ज़्यादा लेबर लगती थी। अब जैसे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, यहाँ पर आपको फोटो नज़र आ रही है। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन दैट इज़ पुली सिस्टम मोड। फिर हमारे पास चेन पंप भी आता है। तो ये हमारे क्या थे ट्रेडिशनल मेथड्स। एक और फोटो दे रखी है ढेकली, और एक है राहत। तो ये इसके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जा सकता है नेम एनी 2 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो यू कैन नेम एनी 2 आउट ऑफ दीज 4 मेथड्स। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स का यूज़ करा जाता था पानी के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से इन पंप्स को चलाया जाता था। अब वो बता रहा है कि मॉडर्न मेथड्स क्या थे सिंचाई के। मॉडर्न मेथड्स जो हैं हम उसमें पानी को इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं, जुडिशियसली पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एज फार एज वी आर कंसर्न हमें क्या करना है, पानी की भी बचत करनी है।
तो यहाँ पर बड़े इकोनॉमिकल मेथड्स आपको दे रखे हैं फॉर इरिगेशन. फर्स्ट वी हैव स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस इज द मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. ये अनइवन लैंड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड है जहाँ पर पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं होती है. परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं. वी हैव रोटेटिंग नोजल्स एंड व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द, और मेन पाइप से जब पानी जाता है प्रेशर से तो रोटेटिंग नोजल्स जो होते हैं वहाँ से वो पानी जो है स्प्रिंकल, जैसे कि आपने पार्क वगैरह में देखा होगा ना, फाउंटेन लगा होता है जिस तरीके से, थोड़ा आप समझिए वैसा ही सिस्टम है ये. तो मेन पाइप से पानी छोड़ने पर वो जो नोजल्स लगे हुए हैं जगह जगह पर, वहाँ से पानी जो है स्प्रिंकल करके निकलता है. और यहाँ पर ये किसके लिए मेथड यूज़ करा जाता है? फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे बारिश हो रही है, और स्प्रिंकलर मेथड्स जो हैं वो इन फसलों के लिए यूज़ करा जाता है. सेकेंड मेथड वी हैव इज ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में होता क्या है? पानी ड्रिप यानी बूंद बूंद करके सीधा जड़ों पर ही जाता है. तो पानी का बहुत अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर यह हमारा क्या है, ऐसी जगहों पर यूज़ होता है जो कि एरिड होती है. सेमी एरिड और एरिड रीजन्स होते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया हमारा, जहाँ पर क्या है, रेगिस्तानी जगह जहाँ पर ऑलरेडी पानी की बहुत कमी रहती है. तो दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स, एंड दीज आर यूज फॉर फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, क्योंकि इसमें पानी की वेस्टेज नहीं होती है. तो ये एक तरीके से वरदान है इन फसलों के लिए और उन जगहों के लिए जहाँ पर पानी की कमी रहती है. नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है, अब हमने अपनी फसल को सिंचाई की व्यवस्था भी कर ली. अब हमारा नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब हमें अपनी फसल को बचा के रखना है वीड से. अब भूजो पहेली क्या करते हैं, पास के ही गेहूं के खेत में जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कुछ दूसरे प्लांट्स जो कि गेहूं की फसल के साथ उग रहे हैं. तो यहाँ पर भूजो पूछता है क्या ये प्लांट्स प्लांट करे जाते हैं पर्पसली. तो एक फील्ड में बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स भी नेचुरली ग्रो करने लगते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ, और ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड वीड्स. और ये जो वीड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनका रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमारी मेन क्रॉप को हम जितना भी वॉर्मथ, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, पानी, जितना कुछ भी मेन क्रॉप को दे रहे होंगे वो सारा का सारा ये जो चीज़ें हैं वो ये भी लेता जाएगा. तो ऑब्वियसली ये इंटरफेयर करेगा हमारी मेन क्रॉप की ग्रोथ के साथ. कुछ वीड्स जो हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इंटरफेयर करती हैं और पॉइजनस होती हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए. तो तब भी बहुत ज़रूरी होता है इन वीड्स को रिमूव करना. अब फार्मर जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं इन वीड्स को रिमूव करने के लिए और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए. सबसे पहला टिलिंग, यानी बीज डालने से पहले टिलिंग करना, जिससे कि अपरूट हो सके और वीड्स को हम उसी टाइम पर निकाल सकें. वो ड्राई हो जाएगी और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी. तो ये हमारा बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करना सीड्स डालने से पहले. मैनुअली हम रिमूव कर सकते हैं अपरूट करके, मतलब हाथों से खींचकर, खुरपी की मदद से या फिर सीड ड्रिल की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, उन वीड्स को निकाल सकते हैं. लेकिन वीड्स को निकालने का दूसरा तरीका क्या है, कुछ केमिकल्स का छिड़काव करना, जिनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइक 2,4-D. तो इसमें क्या करते हैं, फार्मर उसे स्प्रे करता है जिससे कि वो वीड्स जो होती हैं वो डैमेज नहीं कर पाती हैं हमारी क्रॉप को. तो जब भी फार्मर सिंचाई करता है उसी दौरान वो वीड्स को उसी पानी में मिला देता है, थोड़ा सा एक पाउडर टाइप होता है उसी को मिला देता है, और जब उसे अपने खेतों में पानी देना होता है तो साथ के साथ वो जो केमिकल वाला वीडिसाइड्स है वो भी खेतों में उसका छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि फसलों को इस तरीके की वीड्स जो हैं वो ना लगें. As already mentioned, weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. लेकिन spraying of weedicides, लेकिन इसका सेकेंड इफेक्ट क्या है,
वीडिसाइड्स का स्प्रे करने से फार्मर्स की हेल्थ पर भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि एट द एंड ये केमिकल्स हैं और केमिकल्स हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपना साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर करते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में इसका हम क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे तो ये कुछ ना कुछ अपना इल इफेक्ट कॉज करते हैं। सो फार्मर्स को क्या करना है, अपनी नाक और मुंह को ढकना है अब विद अ पीस ऑफ क्लॉथ जब भी वो इन वीडिसाइड्स का या केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है हार्वेस्टिंग, यानी कि अब जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है तो उसके कटिंग का टाइम आ जाता है। तो हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को हम पुल्ड आउट करते हैं या फिर ज़मीन की तरफ से क्लोजली उसको हम कट करते हैं और एक क्रॉप को मैच्योर होने में एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग जो है या तो मैनुअली लेबर के थ्रू करी जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस सिकल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सिकल के द्वारा, या फिर मशीन के द्वारा भी किया जाता है टाइम को बचाने के लिए, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग मैनुअली भी करी जा सकती है सिकल के द्वारा और मशीन के द्वारा भी करी जा सकती है, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। अब जब हमारी फसल क्रॉप जो है हार्वेस्ट हो चुकी है तो जो बीज होते हैं तो उसको हमें सेपरेट करना होता है शैफ्ट से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा मेन सीड है, ग्रेन है, अनाज के दानों को हम शैफ्ट से अलग करते हैं और इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं वेरी इजीली, विच इज़ कॉल्ड कंबाइन, जो कि हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम करता है। तो इसे हम कंबाइन भी बोलते हैं। ये फसल को काटता भी जाता है और शैफ्ट के साथ अलग भी करता चला जाता है। तो ग्रेन्स जो होते हैं वो साथ के साथ अलग भी होते जाते हैं। तो इसमें 2 काम होते हैं, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। इसीलिए इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर पहेली कहती है, हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभी स्टब्स जो होते हैं वो खेतों में रह जाते हैं। स्टब्स यानी जो बचा हुआ होता है, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, जिसे आप लोग हिंदी में पराली बोलते हैं। तो पहेली इज वरिड क्योंकि पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है और कभी कभी जो क्रॉप्स होती हैं वो भी क्या कर सकती हैं, आग पकड़ सकती हैं। ठीक है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड do the separation of grain and chaff by winnowing, and you have already studied this in class 6. अब farmers जो होते हैं जिनके खेत कम है, those who have small holdings of land, they do the separation of grain and chaff by winnowing. तो वो क्या करते हैं, वो कंबाइनर वगैरह नहीं खरीदते, वो विनोइंग मेथड से ही उसको अलग कर लेते हैं, जिनके पास खेत छोटे छोटे होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं विनोइंग मशीन है, आपने गांव वगैरह में इसको देखा हो। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क, जब दिन आता है फसल की कटाई का, तो वो जो दिन होता है वो बहुत खुशी का दिन होता है फार्मर के लिए। जब एक फार्मर अपनी हेल्दी क्रॉप को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि उसने उसको इतने प्यार से 3 से 4 महीने अपनी कड़ी मेहनत के साथ उसको तैयार किया होता है, और जितना भी एफर्ट्स होते हैं उसे लगता है कि मेरी फसल बहुत अच्छे मुनाफे पर मैं उसको बेचूं और मेरे घर में भी खुशहाली आए। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड मेन एंड women सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल्स भी हार्वेस्ट से हमारे एसोसिएटेड हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू। तो अलग अलग जगह पर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं, क्योंकि लोगों में, किसानों में एक तरीके की खुशी होती है अपनी फसल को देखकर। तो वो फेस्टिवल मनाते हैं जब वो फसल की कटाई करते हैं। अब हमारा लास्ट प्रोसेस हमारा जो होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, कि अब एक फसल जो है तैयार हो गई और ग्रेन्स जो उसके सेपरेट हो गए, अब फार्मर उसे अपने पास तो रखेगा नहीं, अब उसको उसे स्टोर भी करना होगा, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। क्योंकि हार्वेस्टेड ग्रेन्स को अगर आप लॉन्ग टाइम तक रखते हो तो आपको उसे मॉइस्चर से, कीड़ों से, चूहों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स में ज़्यादा मॉइस्चर होता है और जो हमारी फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है
उनको हमें सूखने से पहले, मतलब कि हमें उसको सुखाना नहीं होता है, उसको स्टोर करना है जिससे कि वो स्पॉइल नहीं हो जाए और अनफिट नहीं। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम, ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, सूरज की मतलब धूप दिखाई जाती है, उनको धूप में फैलाया जाता है जिससे कि उनके मॉइस्चर कंटेंट को हम रिड्यूस कर सकें, अदरवाइज उनमें कीड़े लगने का चांस रहता है। पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई कुछ भी आराम से लग सकता है क्योंकि मॉइस्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो होती है, उनका रेप्लिकेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको धूप में सुखाया जाता है जिससे कि हम उनको अच्छे से स्टोर कर सकें। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, सिलोज है। सिलोज होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर आपको दे रखा होगा FCI, फुल फॉर्म क्या है FCI की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इतने बड़े बड़े सिलोज में अनाज को स्टोर करती है जिससे कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके अनाज का। ये आप देख पा रहे हो स्टोरेज है ग्रेन्स का गनी बैग्स में। ये ग्रेनरीज हैं जहाँ पर गनी बैग्स जो होते हैं उसके अंदर हमने अनाज को स्टोर करके रखा हुआ है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। जो लार्ज स्केल पे स्टोरेज होती है उसे हम सिलोज और ग्रेनरीज में करते हैं और उनको चूहे और कीड़ों से बचाते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. सूखी नीम की पत्तियां जो हैं घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। कभी आप देखना बहुत पुराने, जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और वो क्या करते थे, सूखी नीम की पत्तियों को अनाज जब स्टोर करते थे घरों में टिन्स वगैरह में, तो उसमें वो नीम की पत्तियां डालते थे और उससे क्या होता है, जो हमारा अनाज होता है उसमें कीड़े नहीं लगते। तो ऐसे लार्ज क्वांटिटीज जब हम गोडाउन्स में करते हैं तो वहाँ नीम की पत्तियों का इस्तेमाल ना करके कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वहाँ पर कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया ये सब ना लग पाए। फूड फ्रॉम एनिमल्स, यहाँ पर आपको टेबल दे रखा है तो ये आपको कंप्लीट करना है क्या क्या फूड है और कहाँ से, यानी आपको सोर्सेस कौन सी हैं जहाँ से आपको मिल सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब हम जानते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे जो 2 मेन सोर्सेज हैं फूड के, वो है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स, जिसमें हमें तरह तरीके के अलग अलग प्रकार की वैरायटी मिलती है। तो जो भी लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं एंड फ़िश जो है उनका मेजर पार्ट होता है डाइट का। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। नाउ वी हैव जस्ट सीन प्रोसेस हमने आज पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में। वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्रॉप प्रोडक्शन और नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम सेलेक्शन ऑफ सीड्स टू सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग। सिमिलरली एनिमल्स आर रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। तो फार्म्स और घरों में एनिमल्स का भी पशुपालन भी होता है जिससे कि वो हमें प्रॉपर फूड दे सकें और इससे हमें क्या होता है, हम उनकी बहुत केयर करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनकी केयरिंग होती है, उनके प्रॉपर खाना होता है जिससे कि इन टर्न वो भी हमारे काम आ सके। अब जब हम इसको बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं तो हम उसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो व्हेन animals are provided with proper food, shelter and care for rearing of them, so this is done on a large scale and then it is called animal husbandry. अब पहली हमें एक information क्या दे रही है कि fish is very good for health. We get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट करी है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। तो टिल देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।